अभी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको देखिए, अपने मन से आंसर लिखिए और मिलाइए, जो मॉडल आंसर है उससे मिला के देखिए कि आप कितना बढ़िया आंसर लिख पा रहे हैं। प्रश्न पहला, जीएस पेपर उनके सोसाइटी के हिस्से से, कई अक्षमताएं हैं जिसका एक व्यक्ति उम्र बढ़ने के दौरान अनुभव करता है। ठीक है, चल नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, टेंशन होता है बहुत ज्यादा, है ना। क्या क्या अक्षमताएं हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो बहुत सारी आर्थिक अक्षमताएं होती हैं, बहुत सारी सामाजिक अक्षमताएं होती हैं, है ना, इसको सोचिएगा। साथ ही साथ ही इन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों की पहचान कीजिए। तो सरकार वय वंदन योजना लाई है, वयोश्री योजना लाई है, सरकार का वृद्धों के प्रति एक प्लान है, जो भी नीति है, उनको यहाँ पर पहचान कीजिए। पहचान करने का मतलब होता है कि बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल बताना है कि सरकार ने ये किया है। ठीक है, तो इस बात को समझना है। आपको 150 शब्द में इसका उत्तर लिखना है। हमेशा उत्तर की स्टार्टिंग जीएस पेपर 1 जब सोसाइटी का प्रश्न होता है तो फैक्ट के साथ कोशिश कीजिए। एनएफएचएस का आंकड़ा हो या फिर जनगणना का आंकड़ा, उसको देके बताइए कि भारत में वृद्धों की कितनी स्थिति है, क्या है। इसके माध्यम से कोई, है ना, कोई जेंडर का इंडेक्स है, कोई एजिंग इंडेक्स है, आप देखिएगा एजिंग इंडेक्स आते हैं। तो एजिंग इंडेक्स के माध्यम से अपने आंसर को फैक्टफुल बनाने का प्रयास कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, प्रतिभावान नेतृत्वकर्ताओं के नए समुच्चय प्रदान कर पाश प्रवेश भारत में सिविल सेवाओं के समक्ष वर्तमान समय में व्याप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों को दूर करने में सहायता करेगा। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आप देख रहे हो कि बार बार लेटरल एंट्री का बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है कि जनरल जनरल कैंडिडेट होने चाहिए कि स्पेशल कैंडिडेट होने चाहिए। बेसिकली जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन की बात बहुत ज्यादा डिबेट में चल रही है। तो उसी चीज का आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि जनरलाइजेशन सही है या जनरलाइजेशन गलत है। क्या मतलब, सॉरी, स्पेशलाइजेशन जो बात चल रही की, अभी आपने देखा होगा 10 जॉइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है लेटरल एंट्री के माध्यम से। तो वही आपको यहाँ पे बताना है। बाय प्रोवाइडिंग न्यू पूल्स ऑफ लीडरशिप टैलेंट, लेटरल एंट्री विल हेल्प इन एड्रेसिंग द मोस्ट क्रूशियल चैलेंज दैट सिविल सर्विसेज इन इंडिया करंटली फेस। तो सिविल सर्विसेज इंडिया कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है कि पदानुक्रमता होती है, नवाचार का अभाव होता है ना, डिसीजन लाल फीताशाही होती है। तो ये कैसे, है ना, जो है आंकड़ों आधारित निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, कैसे ये जो लेटरल एंट्री है इसको मजबूत करेगा, और लेटरल एंट्री में भी क्या-क्या समस्याएँ हैं, उन दोनों चीज़ों को, क्योंकि बात कर रहा है समालोचनात्मक मूल्यांकन करने की, तो दोनों चीज़ों का डिस्कशन करिए। प्रश्न अपने मन से एक बार सोचिए, इसके आंसर लिखिए। There are multiple disabilities that a person experiences in the course of aging. Elaborate. Also identify key government initiatives taken for addressing them. सीधी बात, आपको पता होगा कि भारत की आबादी जो 60 वर्ष से अधिक है उसको बोला जाता है कि यह वृद्ध आबादी है। ठीक है, और ये कार्य आप कह सकते हैं, ये जो वर्क मतलब उसको हम कह सकते हैं कार्यशील आबादी। ठीक है, हिंदी में मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा था। जो कार्यशील आबादी या फिर श्रम बल है, श्रम बल का हिस्सा 60 वर्ष के बाद भारत में नहीं माना जाता है, माना जाता है कि रिटायरमेंट की एज है। अब जब रिटायरमेंट की एज होगी तो एक वृद्ध व्यक्ति के समक्ष कौन कौन सी अक्षमताएं आती हैं, इस बात को सोचिएगा। जैसे जब आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में केवल स्वास्थ्य अक्षमताएं आए। अक्षमताओं का मतलब यानी डिसेबिलिटीज का मतलब हो सकता है आप केवल यही लिख दें कि व्यक्ति क्या हो रहा है, लंगड़ा कर चल रहा है, व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है, मानसिक तनाव हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप कई चीजें और सोच पा रहे होंगे कि व्यक्ति को व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, डिमेंशिया जैसे रोग हो जा रहे हैं। ठीक है, शुगर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जा रही हैं। आपको ध्यान रखना है, अक्षमताओं का मतलब केवल ये शारीरिक अक्षमताएं नहीं होती है। अक्षमताओं का मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, जो भी आप सोच सकते हैं, सब तरह की अक्षमताएं एक व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ अनुभव करता है और उसको आपको सविस्तार वर्णन करना है। इस बात को समझिएगा, यानी ये मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच इसका आंसर होगा। इसके बाद इसको दूर करने की सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों की आपको पहचान करनी है। यानी जो सेकेंड पार्ट है इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, पूरा डिटेल में नहीं बताना कि सरकार की ये पहल इस दिन शुरू की गई और ऐसा ऐसा इसका उद्देश्य है, सरकार इस तरीके से कर रही है, ऐसा कुछ नहीं बताना है। केवल बता देना ये पहल है, ये कर रही है, ये पहल, ये पहल। अभी हम देखेंगे किस तरह से इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो दृष्टिकोण में क्या होगा, भूमिका आप जो इंट्रोडक्शन लिखें तो वृद्ध जनों से संबंधित कुछ आंकड़ों को दे दें। ठीक है, जैसे 2011 के जनगणना के आंकड़े आपको क्या करना चाहिए, वृद्ध जन भारत में कितने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो छोटे बच्चे वो कितने हैं। ठीक है, और मतलब किशोर और युवा आबादी, ये तीनों आंकड़े आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ आंकड़ों की मैं बात करूं तो आप एनएसएसओ
एनएसएसओ का जो 64वां चक्र है, अभी 64वां चक्र हो चुका है, इसके कुछ आंकड़ों को देखें। एनएसएसओ के 53वें जो चक्र में, ठीक है, जो 53वां जो राउंड की जो एनएसएसओ की कैलकुलेशन हुई थी, उसमें भी एनएसएसओ ने कई चीजें बताई थी, उसको आप देखें, ठीक है। इसके अलावा आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट्स कुछ देखनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये कहां से देखें, आपने तो सोर्सेज में चीजों को बताया नहीं। तो सीधी बात है, आपको मैं फिर से कह रहा हूं, सोर्सेज आपको अब एनएसएसओ की रिपोर्ट पढ़ने नहीं बैठ जाना है कि 64वीं रिपोर्ट चलो पढ़ लेते हैं, 53वीं रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, एनसीआरबी पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है, एक कॉपी ले लेनी है, उसको अपने पास रखना है, और जब आपको कहीं ये आप न्यूज पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई मॉडल आंसर ही देख रहे हैं, मान लीजिए सपोज ये प्रश्न किसी सीरीज में आया और आप उसका मॉडल आंसर देख रहे हैं, तो वहीं पर कुछ आंकड़ा आपको दिया हुआ है, आप उसको जस्ट अपने नोटबुक में नोट कर लें, और अगली बार जब आप अगली बार ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे तब इन आंकड़ों का यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कोई सोर्सेज अलग से नहीं पढ़ने जाना है, आपको एनएसएसओ एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, केवल आपको उन आंकड़ों के माध्यम से समझ लेना है, ठीक है। तो वृद्धजनों संबंधित आंकड़े इंट्रोडक्शन में दे दूंगा। मुख्य भाग में क्या रखना है, वृद्धजनों की अक्षमताएं, जो कि पूछा है कि कौन सी अक्षमताएं, उसका सविस्तार वर्णन कीजिए। बी पार्ट होगा सरकार की कौन सी पहले हैं, सरकार की पहलों की केवल क्या करनी है, हमको पहचान करनी है। निष्कर्ष क्या बताऊंगा, निष्कर्ष में मुझे बताना है आगे की राह, यानी कैसे सरकार वृद्धजनों की चुनौतियों का समाधान कर पाए। और देखिए, एजिंग सोसाइटी इंडेक्स में टॉप करने वाले नॉर्वे से सीख आप बता सकते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप केस स्टडीज का यूज करें, ठीक है, एग्जांपल्स का यूज करें, अधिक से अधिक एग्जांपल अपने आंसर में डालें। इस बात को समझिएगा, आपको एजिंग सोसाइटी इंडेक्स कौन जारी करता है, कौन क्या करता है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। जनरली आपको यह पता होगा, मैं अगर सिंपल से एक लॉजिक की बात करूं, तो जो नॉर्वेजियन कंट्री हैं, जो उधर, या फिर आप कह सकते हैं जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी जो बेनिलक्स कंट्रीज हुई, ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड, इसके अलावा ये जो नॉर्वे, स्वीडन, ये जो देश है, ये देश हर आबादी के लिए, मतलब आप कह सकते हैं, आप जितना इंडेक्स देखेंगे, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, चाहे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखें, जितना भी अच्छा इनोवेशन इंडेक्स देखें, ये देश हर चीज में आगे चल रहे हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत को इन्हीं देशों से सीख लेके अपने आप उपाय करने चाहिए। और एज एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम होगा कि आप जो अच्छी बेंचमार्क प्रैक्टिसेस दुनिया में चल रहे हैं उनको अपने आंसर में शामिल करें। अब कैसे करेंगे, तो ये देखिए, अब ये मैंने कैसे किया, मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद था, लेकिन अभी जब मैं आंसर राइटिंग्स का कर रहा था तो मुझे वो एग्जांपल भूल गया, क्योंकि रिवीजन की मेरी भी थोड़ी सी कमी हो गई है। देखिए, इसमें क्या था, एक डे केयर सेंटर चलता है, अब वो किस देश में चलता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, नॉर्वे या फिर स्वीडन, इन्हीं दोनों में से एक देशों में डे केयर सेंटर चलता है। वहां पे क्या होता है, बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो आप चाहें तो उसको केस हिस्ट्री बना के यूज कर सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट बना के। होता क्या है, आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा और गूगल सर्च करेंगे, मैंने गूगल सर्च किया लेकिन मुझे वो एग्जैक्टली केस हिस्ट्री मिली नहीं। तो देखिए, होता क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, नॉर्वे या स्वीडन में से किसी एक देश में ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप युवा हैं तो आप डे केयर सेंटर, यानी जहां पे वृद्ध हैं, वहां पे जाइए और वहां पे सर्विसेज दीजिए। मान लीजिए आपने 10 दिन 15 दिन सर्विसेज दी, तो जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई पैसा बैंकों में जमा करते हैं, तो आपका जमा हो जाता है। अब आपको जब जरूरत पड़े तो आपको जमा ले सकते हैं वापिस। ऐसे यहाँ पे आप कुछ सर्विस देंगे 10 से 15 दिन की, और फिर जब आप वृद्ध हो जाएंगे, ठीक है, जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा, वही सर्विस आपको ब्याज सहित वापस मिल जाएगी, अन्य लोग वही सर्विस देंगे। तो आप देखेंगे एक चक्रीय साइकिल चलती है, और वृद्ध जन का जो ट्रांजिशन होता है, जो वृद्धों का ट्रांजिशन होता है, वो काफी आसानी से इन डे केयर सेंटर्स में अच्छे से हो जाता है। जबकि आप इंडिया के डे केयर सेंटर्स देखेंगे तो इंडिया के डे केयर सेंटर्स में केवल जो सरकारी कर्मचारी वही रहते हैं, कोई आम आदमी वहां पे जाता नहीं है। आप खुद सोचें अपने बारे में कि आप कितनी बार डे केयर सेंटर्स पे देखभाल करने गए हैं, या कितनी बार हेल्प करने गए हैं, कितनी बार आप आज तक युवा होते हुए आपने अपना कर्तव्य निभाया है कि आप अनाथ आश्रम गए हैं, ठीक है। हालांकि मैं भी नहीं गया हूं, तो मुझे यह हक नहीं है कि मैं आपके ऊपर सवाल उठाऊं। मैं जस्ट आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूं कि देखिए, नॉर्वे में ऐसा करते हैं, अगर इंडिया में भी ऐसा कर देते तो हो सकता था आप जाते, क्योंकि ये आपको नज कर रहा है, आपको प्रोत्साहन दे रहा है। अब हम आंसर लिखना चालू करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये केस हिस्ट्री आपको समझ में आई होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.6% आबादी वृद्ध है। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन में बता दिया कि 8.6% आबादी, यानी आप सोच सकते हैं लगभग कितना, 12 करोड़ जनता भारत की, 12 करोड़ नहीं 10 करोड़ जनता मान लीजिए, लगभग 130 करोड़ का 8%, ठीक है, कितना है भारत में वृद्ध है, ठीक है, 10 करोड़ के आसपास जनसंख्या भारत में वृद्ध है, ठीक है। यहां पे मैंने देखिए एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ क्या बना दिया, यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्शन था कि 2050 से भारत की 20% आबादी
वृद्धि हो जाएगी। ये यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्शन है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है, आप उसको देखेंगे, पॉपुलेशन रिपोर्ट ये है। अच्छा, मैं चाहता तो यहां पर इसको ऐड कर देता, आगे यहीं पे लाइन पे ऐड करता, क्या लिखता, यूनाइटेड नेशन के एक प्रोजेक्शन के अनुसार भारत की आबादी 2050 में जो वृद्ध जन की आबादी है वह कुल जनसंख्या का 20% हो जाएगी। मैं लिखता और यहां तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करता। इस बात को समझिएगा यार, 150 शब्दों का प्रश्न है, बहुत ज्यादा आप शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो मैंने उसको क्या किया, यहां पर नोट करने के बजाय मैंने इस चीज को ग्राफ से समझा दिया। आप देखेंगे, अच्छा ग्राफ के जो वर्ड्स हैं वो तो काउंट होगा नहीं, ठीक है, ग्राफ का तो बस स्पेस लगेगा। तो मैंने क्या किया, छोटा सा ग्राफ बनाया किनारे, देखिए 2011 यहाँ पे 8.6%, 2020 यहाँ पे लगभग 17 करोड़ आबादी ऐसा प्रोजेक्टेड है, तो मैंने इसीलिए लिखा नहीं एग्जैक्टली, और 2050 में लगभग 20% आबादी भारत की वृद्ध हो जाएगी। मैंने ऐसे बता दिया भारत में वृद्ध जनों का अनुमान। तो आप देखेंगे समय के साथ वृद्ध जनों की आबादी भारत में बढ़ेगी या प्रतीत होता है। अब जब ये बढ़ रही है, ठीक है, आप इंट्रोडक्शन में फ्यूचरिस्टिक बता रहे हैं कि ऐसा बढ़ रही है, तो क्या लिखेंगे, उम्र बढ़ने की जटिल परिघटना कई अक्षमताओं को सामने लाती है। तो क्या क्या क्षमताओं को सामने लाएगी, वही प्रश्न की मांग है। तो देखिए आपने 20 शब्दों से अंदर इंट्रोडक्शन समाप्त कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो ऐसे ग्राफ को याद रखें। तो क्या है, पहला स्वास्थ्य संबंधी अक्षमताएं हैं, ठीक है, मानसिक रोग, विकलांगता, इसके अलावा तनाव, बीमारियां जैसे मधुमेह, हृदयाघात आदि, ये स्वास्थ्य संबंधी उनको दिक्कतें होती हैं, अक्षमताएं होती हैं। इसके अलावा जरा चिकित्सा की अल्पव्यवस्था, आप चाहे तो लिख सकते हैं भारत में जरा चिकित्सा की अल्पव्यवस्था। जरा चिकित्सा मतलब जेरियाट्रिक्स, मतलब जो वृद्ध जनों की चिकित्सा होती है उसकी जो अल्पव्यवस्था भारत में है, इसके कारण यह समस्या और गंभीर हो जाती है, ठीक है। आप चाहे तो एक लाइन और ऐड करके लिख सकते हैं, लेकिन वही बात है 150 शब्दों का ही प्रश्न है यार, तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिख दें, ना कि एक ही पॉइंट को लिखने में अपना पूरा समय बर्बाद कर दे एक्सप्लेन करने में। तो इस बात को समझिएगा। देखिए एग्जांपल्स खूब यूज करना है। मैंने क्या लिखा है, विकलांगता होता है, मानसिक तनाव होता है, बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी, मधुमेह, हृदयाघात, ये भी बता दिया, ठीक है, जरा चिकित्सा की कमी बता दिया। इस तरीके से आप एग्जांपल्स खूब यूज करें, ठीक है। दूसरा अक्षमता क्या होगी, आर्थिक अक्षमता होगी। आर्थिक अक्षमता मतलब व्यक्ति श्रम बल से बाहर हो जाता है। मैंने शुरू में ही डिस्कशन कर लिया था, ग्रेटर देन 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको कौन नौकरी देगा, और भारत में तो रिटायरमेंट की उम्र ही है 60 वर्ष, ठीक है, इस बात को समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज भी रिटायर हो जाते हैं। तथा परिवार के कमाऊ सदस्यों पर दायित्व आ जाता है उनका। अब ऐसा होगा, मान लीजिए जनरली क्या होता है, आजकल जो भारतीय समाज है वो बहुत ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहा है, और यहां भी यही देखा जाता है कि जो वृद्ध आबादी है, जब वो वृद्ध हो जाती है तो घर वाले उनको बोझ समझने लगते हैं, ठीक है। और मैंने वही बताया कि एनएसएसओ के अनुसार, ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है एनएसएसओ का 53वां चक्र, एनएसएसओ का 64वां चक्र, ये सब आपको लिखने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं है, केवल एनएसएसओ को कोट कर दीजिए। एनएसएसओ के अनुसार ग्रेटर देन 50% वृद्ध पूरी तरह से परिवारजनों पर निर्भर है। अच्छा एक बात समझिएगा, कुछ मैं आपको आंकड़ों की जो सच्चाई होती है उसको समझाता हूं, और किस तरह से आप ऐसे आंकड़ों का यूज करते हैं उसको भी समझाता हूं। देखिए ये आपको थोड़ी चीज पता होनी चाहिए कि जो वृद्ध जनों संबंधित आंकड़ा है वो कौन जारी करेगा, एनएसएसओ। भारत में जो भी प्रमुख आंकड़े हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये है, यही आंकड़ों को इकट्ठा करता है और आंकड़ों को प्रकाशित सीएसओ, जिसको अब क्या कर दिया गया है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनएसएसओ और सीएसओ को ऐड कर दिया गया, मतलब इन दोनों को मिला के एनएसओ बना दिया गया है, ठीक है। अब ये बात समझिएगा, ये आंकड़ों को जारी करता है तो आपको इसका नाम दिमाग में याद रखना चाहिए। दूसरी बात आप खुद समझिए, आपको पता होगा, आप अपने आस पड़ोस देखते होंगे, मैंने इसीलिए लिखा ग्रेटर देन 50%। मैंने कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज किए कि 85% आबादी या फिर 80% आबादी या 70%। आप समझ सकते हैं ग्रेटर देन 50% का मतलब क्या, भाई 70% से भी ज्यादा हो सकता है ये 100% हो सकता है 51% ही हो। तो मैंने बेसिकली आंकड़ों के साथ खेला है, ना ही मेरे आंकड़े गलत हैं ना ही पूरी तरह से सही हैं। आप इस बात को देखिएगा, बस मैंने क्या लिखा, जो सच हो सकता है, आप समझिएगा इस बात को, मतलब आपको यह समझना होगा मैंने आंकड़ों को दिखाया भी है, आंकड़े गलत भी नहीं है, ठीक है, और आंकड़े मैंने कहीं से पढ़े भी नहीं है, बस क्या बताया, क्योंकि एनएसएसओ को कोट कर दिया और एनएसएसओ ही ये चीज जारी करती है भारत में, तो मैंने बता दिया कि वृद्ध जन पूरी तरह से परिवार पर निर्भर है। और जो मैंने ऊपर आर्थिक अक्षमता के बारे में बात बताई थी, उससे क्या हो जा रहा है, ये जो तथ्य मैं दे रहा हूं, तो इससे क्या हो जा रहा है, ये पूरी तरह से पुष्टि हो जा रही है, आपके तथ्यों की लॉजिकल रीजनिंग पुष्टि हो जा रही है। इस बात को आप समझिएगा कि आपको ऐसे ही आंकड़ों में हेरफेर करनी होती है। एनएसएसओ को कोट करिए, यूनाइटेड नेशन को कोट करिए, भारत का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को कोट करिए,
अलग अलग तरीके से अलग अलग जो फील्ड के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कोट करके अपने आंसर की वैलिडिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं और आप ऐसे ही सीखेंगे। तीसरी अक्षमता क्या है? अवसंरचनात्मक अक्षमता। वृद्ध जन हेतु विशेष परिवहन एवं सामाजिक अवसंरचनाओं का अभाव है भारत में। अब मान लीजिए भारत में किसी वृद्ध जन को जाना है कहीं से और बेचारे वो व्हील चेयर पे हैं, चल पाते नहीं हैं। आप देखेंगे अगर मान लीजिए वो सोचे कि वो निकल के यहाँ से गेट से बाहर अपने आप और बस पकड़ के दूसरी जगह किसी काम से या बैंक ही चले जाएं और बैंक में अपना जो पैसा है वो निकाल लें। आपको पता होगा कि हर वर्ष आप देखेंगे कि बैंक में क्या करना होता है, पेंशन के लिए अपना लिविंग सर्टिफिकेट देना होता है। मैं कुछ लोग को खुद ही जानता हूं जो वृद्ध जन है। अब लिविंग सर्टिफिकेट देने के लिए उनको क्या होता है, बैंक में खुद जाना पड़ता है। अब सोचिए बेचारे चल पाते नहीं है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अब बैंक जाने के लिए अपना लिविंग सर्टिफिकेट देने के लिए उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो भारत में ये अवसंरचनात्मक अक्षमताएं और बढ़ जाती हैं। ठीक है, भारत में ये अवसंरचनात्मक अक्षमताएं और बढ़ जाती हैं। चौथा, भारत में सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य इत्यादि एवं वृद्धाश्रमों का अभाव अक्षमताओं को बढ़ा देता है। तो मैंने चौथा पॉइंट बताया कि क्या है, तो भारत में सामाजिक, आप देखेंगे जनरली भारत में क्या है, असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा है। लगभग कितना है, ग्रेटर देन 80% भारत का जो भी रोजगार मिलता है वो असंगठित क्षेत्रों में मिलता है। और इन क्षेत्रों की एक खास बात है कि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। तो क्या है, ये जो सामाजिक सुरक्षा का अभाव है ये वृद्ध जनों की जो क्षमताओं को और बढ़ा देता है। और भारत में वृद्धाश्रमों का भी अभाव है, मतलब जितने खुलने चाहिए उतना नहीं है। पांचवा, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है वर्तमान के समय में, क्या है, तकनीकी परिवर्तन के कारण वृद्ध आबादी एवं युवा तथा बच्चों के मध्य पीढ़ीगत अंतराल है। जैसे आप वर्तमान में देखेंगे तो जो आपकी थिंकिंग है और जो आपके दादा दादी की थिंकिंग है उसमें काफी डिफरेंसेस होते होंगे और वो लोग हमेशा टेंशन में रहते होंगे, यार बच्चा ऐसे रहेगा तो कैसे भविष्य में काम करेगा। मतलब आप 22 साल तक नौकरी किए नहीं तो परेशान हो जाएंगे, यार हमारी उम्र में तो हम 18 साल में तो हम पता नहीं क्या कर बैठे थे, 18 साल में तो हम 50 जॉब कर लिए थे। और आज से जब कहेंगे कि यार तुम 25 साल के हो गए हो, 28 साल के हो गए, अभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब शर्म करनी चाहिए तुमको, अब नहीं जॉब करोगे तो शादी करने की अब उम्र हो गई है, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे तो आप लोग में क्या होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। मतलब मैं फीलिंग दिला रहा हूं, समझ सकते हैं। पीढ़ीगत अंतराल क्या करता है, एक बड़ी बाधा बन के उभरी। अब इससे क्या होता है, आप भी दो बात बोलेंगे, दो बात वो भी बोलेंगे। इससे जो वृद्ध जनों की अक्षमताएं हैं, जो आप शुरू में देख पा रहे होंगे, मानसिक तनाव इत्यादि जो और समस्याएं हैं, हार्ट अटैक आना, चिंताग्रस्त रहना हमेशा, ठीक है, असुरक्षा, ठीक है, एक पॉइंट छूट गया, उसको आपको लिखना ही चाहिए था, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, असुरक्षा भी यहाँ पे लिख दे, ठीक है, अभी याद आ गया आप लोग से डिस्कशन करते करते, ठीक है। जनरली आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो देखिए ये नॉर्मल चीज है, इसीलिए मैं इस आंसर राइटिंग में कुछ फेक काम नहीं करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता तो मैं भी एक मॉडल आंसर देखता कोचिंग का और अच्छे से आपको आंसर लिख के बहुत अच्छा, और आप भी खुश रहते सर क्या गजब बता दिया। लेकिन मैं चाहता हूं आपके सामने जो ओरिजिनलिटी है, जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो क्या चीज सोच पाते हैं, कई बार अच्छे पॉइंट छूट जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग आपसे डिस्कशन करता हूं। तो एक असुरक्षा वाला पॉइंट आप और ऐड कर लें, आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। तो बात वही समझिएगा कि जो मैंने एक पॉइंट ये लिखा, और बेसिकली मुझे लगता है मैं यही पॉइंट सोचने के चक्कर में, है ना, असुरक्षा वाला पॉइंट छूट गया दिमाग से। तो आप वही बात समझ कि पीढ़ीगत अंतराल एक वर्तमान में बड़ी बाधा है, ठीक है। अब सरकार की प्रमुख पहलें क्या क्या है, उसको मुझे केवल क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। तो प्रमुख पहलों में क्या, सामाजिक सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये हो गई सामाजिक सुरक्षा के लिए। वृद्धावस्था उपकरण हेतु राष्ट्रीय वयोश्री योजना चलाई जा रही है, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक अलिम्को, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में काम आ सकता है अलिम्को, इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं याद है, ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्स एंड समथिंग करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है। तो ये अलिम्को क्या है, ये उपकरण प्रदान करता है, जैसे व्हील चेयर, सुनने के यंत्र, ये क्या करता है, प्रदान करता है वृद्धों को। कौन से वृद्धों को, जो बीपीएल से नीचे के हैं। अब देखिए पता तो है मुझे इतनी चीजें, लेकिन जब प्रश्न की मांग है कि केवल पहचान करनी है आपको, जो सरकार की प्रमुख पहलें उनकी केवल पहचान करनी है, तो मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाऊंगा, मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं। फिर है एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम। एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम के तहत क्या किया जा रहा है, आश्रय, इसमें आप देखेंगे प्रमुखतः वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, हालिया वृद्धजन कल्याण अधिनियम लाया गया है, जिसमें जो उनके पाल्य हैं उनकी अनिवार्य जिम्मेदारी रखी गई है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी रखेंगे। और आप देखेंगे यूपी और एमपी जैसे कुछ राज्यों ने भी राज्य स्तर पर भी कानून पारित करके जो वृद्ध जन है उनकी अक्षमताओं को दूर करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आगे की राह, और यही हो जाएगा मेरा निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष लिखने का नया तरीका, आप इसको नोट कर लें, ध्यान में रखें। कई बार हम क्या लिखते हैं, निष्कर्ष को एक पैराग्राफ में लिखते हैं
और कई बार हम निष्कर्ष में आगे की राह बताने के लिए उसको पॉइंट में लिखते हैं। तो देखिए मैंने निष्कर्ष में क्या लिखा, आगे की राह औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान कैसे रखेंगे भाई, सीधी बात है, अगर सामाजिक सुरक्षा आप मुहैया करा देंगे तो आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगी, जब हम वर्तमान जो आबादी है उसको औपचारिक रोजगार मुहैया करा पाए। फिर मैंने वही नॉर्वे का कोट किया, नॉर्वे सामाजिक एजिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान है। ठीक है, देखिए प्री के लिए भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि सोशल एजिंग इंडेक्स में नॉर्वे को क्या मिला है, फर्स्ट स्थान मिला है। फर्स्ट स्थान क्यों, यानी वो जो वृद्ध जन के लिए आबादी है जो 60 वर्ष से ज्यादा ऊपर है, जो ट्रांजिशन होता है उनका युवा से वृद्ध में, उसको वो कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, इसमें उसको मिला है फर्स्ट रैंक। तो उसकी तर्ज में भारत में भी क्या करना चाहिए, वृद्धिशील आबादी हेतु अवसंरचनाओं का निर्माण, डे केयर सेंटर इत्यादि की स्थापना करनी चाहिए। और जो इत्यादि की स्थापना हम करेंगे वो संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत क्या है, जो राज्य के कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके तहत राज्य का दायित्व भी है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरीके से एक निष्कर्ष आप कोट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको अब तक समझ में आ गया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लिख दें कि सर ये प्रश्न मुझे ऐसे नहीं समझ में आया है, कृपया इसे एक्सप्लेन करें। सेकंड प्रश्न क्या है, जीएस पेपर 2 का, प्रतिभावान नेतृत्वकर्ताओं के नए समुच्चय प्रदान कर पार्श्व प्रवेश भारत में सिविल सेवाओं के समक्ष वर्तमान समय में व्याप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों को दूर करने में सहायता करेगा। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस बात को ध्यान में रखना है कि क्या करना है आपको, समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अच्छा एक बात को समझिएगा, आप देख रहे होंगे जीएस पेपर 2 में जो बड़ी प्रॉब्लम है यार, कितना बड़ा प्रश्न है। मतलब मेरे साथ पढ़ा जीएस पेपर 2 की सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लगती है, मैं जब तक पूरा प्रश्न पढ़ता हूं, ठीक है, और आप अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में, जब तक मैं पूरा प्रश्न पढ़ता हूं तब तक भूल जाता हूं प्रश्न पूछा क्या गया है, तो वापस पढ़ना पड़ता है। तो इसका यही इलाज ही है, आपको 1 मिनट तक प्रश्न 1-2 बार पढ़ना चाहिए, 1 मिनट देना चाहिए प्रश्न समझने में, क्योंकि अगर आप प्रश्न समझ लिए तो आपने आधी मुश्किल 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन प्रश्न ही नहीं समझ आया और लिखना चालू कर दिया तो निगेटिव समझ लिया आपको असर डालेगा। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, बाय प्रोवाइडिंग न्यू पूल्स ऑफ लीडरशिप टैलेंट, lateral entry will help in addressing the most crucial challenges that the civil services in India currently faces। ठीक है, फेस क्रिटिकली इवेल्युएट, तो आपको ये क्या करना है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। अब देखिए क्रिटिकली इवेल्युएट का क्या मतलब होता है, समालोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मैं पहले इसको बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि जो बात कही गई है आपको उसके पक्ष में तर्क देना है और उसके विपक्ष में तर्क देना है। अच्छा, समालोचनात्मक है, इसकी जगह आलोचनात्मक हो जाए तो ठीक है। तो देखिए वर्तमान में देखा जाए आलोचनात्मक और समालोचनात्मक में कोई खास फर्क नहीं होता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, समीक्षात्मक, इसमें बहुत अंतर नहीं होता है। बस क्या होता है, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क का रेशियो घट बढ़ जाता है। जैसे अगर आलोचनात्मक पूछेगा तो आलोचनात्मक में क्या करूंगा, थोड़ा विपक्ष में तर्क 60% दे दूंगा। ठीक है, समालोचनात्मक पूछा है तो 50-50 कर दूंगा, समीक्षा करें पूछा है तो मैं क्या करूंगा, 60-40 कर दूंगा। बस बेसिकली यही रेशियो का डिफरेंस होता है, आप अपने पॉइंट किस तरह से प्रूव वहां पे करते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न पढ़िए, और प्रश्न बेसिकली मैं आपको अगर 2 लाइन में समझाऊं तो ये प्रश्न किस मुद्दे पे बना है, समानज्ञ बनाम विशेषज्ञ का मुद्दा। ठीक है, ये प्रश्न इसी बात पे लेकर ये प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न की मांग क्या है, कैसे पार्श्व प्रवेश वर्तमान समय की चुनौतियों को दूर करेगा। मतलब आप देख रहे होंगे सिविल सेवा में लेटरल एंट्री की जा रही है, और न्यूज में क्यों रहा है, भारत सरकार के जो विभिन्न विभाग है उसमें 10 ज्वाइंट सेक्रेटरीज की नियुक्ति की गई है। ठीक है, 10 ज्वाइंट सेक्रेटरीज की नियुक्ति की गई है। लेटरल मतलब यूपीएससी जो सिविल सेवा का एग्जाम कराता है, जब हम आईएएस बन जाते हैं, और हमारे लिए काफी चुनौती का और चिंता का विषय है कि हम आईएएस बन जाते हैं तो हम ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं विभिन्न विभागों में। अब क्या है, जो ये विभिन्न विभाग के पोस्ट हैं इसको सीधे सीधे लेटरल एंट्री, मतलब जो सिविल समाज के जो विशेषज्ञ हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लॉ किया है और मैं लॉ में काफी एक्सपर्ट हूं, या फिर मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर जो भी कुछ बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बिजनेस, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वहां से मैंने मान लीजिए इकोनॉमिक्स में डिग्री ली है। अब क्या होगा, मुझे डायरेक्ट चांस है कि मैं भारत सरकार के जो वित्त विभाग है उसमें एक पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी की मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ये बात हमारे लिए काफी चुनौती का विषय है। तो विषय मुख्यतः मैं बात कहूं, ये प्रश्न क्यों उठता है, क्योंकि विशेषज्ञ और समानज्ञ का मुद्दा, जैसे आप देखेंगे जो वर्तमान सिविल सेवा है उसमें समानज्ञ की भर्ती होती है। समानज्ञ की भर्ती मतलब क्यों, सीधे अगर मैं एक लाइन में समझाऊं
तो जनरल स्टडी का पेपर आता है, सामान्य अध्ययन का पेपर आता है, हर चीज पूछा जाता है, आपसे उम्मीद रखी जाती है आप हर चीज में माहिर होंगे। ठीक है, विशेषज्ञ की भर्ती नहीं की जाती, यानी केवल इकोनॉमिक्स का पेपर अलग से नहीं होता है, इस बात को आप समझिएगा। तो ये मुद्दा काफी समय से रहा है कि यार जो ऊपर के जो मतलब पोस्ट है उसमें विशेषज्ञ होंगे तो काफी अच्छे से नीतियां बना पाएंगे, ये सामान्य लोग काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा सोचा जाता है। हालांकि ये बात सच नहीं है, तथ्यों पर आधारित ये बात नहीं है। ठीक है, अब इसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क मैं दूंगा, आप खुद समझ पाएंगे तब तक। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, यही चर्चा में क्यों रहा है, सीधे यही लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में कि 10 संयुक्त सचिव की नियुक्ति ने पुनः सामान्य बनाम विशेषज्ञ का मुद्दा चर्चा में ला दिया है, सीधे यही इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। पक्ष में तर्क देना है और इसी चीज को विपक्ष में तर्क देना, आपको इसी को एक्सप्लेन करना है। देखिए क्या क्या आपको बताना है, कैसे जो लेटरल एंट्री यानी पास प्रवेश है वर्तमान समय की जो सिविल सेवा की चुनौतियां हैं उसको दूर करेगा। देखिए मैं केवल स्ट्रक्चरिंग बता रहा हूं, मैं इसको आंसर आपको नहीं बता रहा हूं, 150 शब्दों में आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं केवल आपको स्ट्रक्चरिंग बता रहा हूं कि आपको पहले तो इंट्रोडक्शन में कुछ लिखना होगा, वो बता दिया। इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताना होगा कि कैसे ये चुनौतियों का दूर करेगा। देखिए यहाँ पे ये तो बोला है व्याप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों को दूर कैसे करने में सहायता करेगा, तो कैसे दूर करने में सहायता करेगा उसके पक्ष में तर्क दे देंगे कि ये लोग विशेषज्ञ होते हैं, इसको एक्सप्लेन करिए, इकोनॉमिक्स के सेक्टर कुछ बताइए, जैसे आप बता सकते हैं कि जो रघुराम राजन हैं या फिर जो और तरीके हैं आप बता सकते हैं कि उनका अगर वित्तीय मतलब विभाग में नियुक्ति की जाए तो कितने अच्छे से नीतियां बन सकती हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब है इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, 2 लाइन। प्रतिस्पर्धा का मतलब जो वर्तमान सिविल सेवक हैं आप देखेंगे कई बार नकारे बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि यार प्रमोशन तो हर 5 साल 3 साल जो रूल है उसके हिसाब से होगा ही, और ये बड़ी अच्छी बात भी है सिविल सेवा की और बड़ी बुरी बात भी है कि आप काम करिए मत करिए आपका समयबद्ध प्रमोशन तय है, होगा ही। तो प्रतिस्पर्धा की कमी हो जाती है वर्तमान सिविल सेवा में। जब लेटरल एंट्री होगी तो इनका भी दिमाग ठनकेगा, भाई साहब नहीं काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा, लेटरल एंट्री वाला हमारी पोस्ट ले जाएगा, यानी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। तीसरा, अधिकारियों की कमी की समस्या का समाधान होगा। वर्तमान में सिविल सेवा समक्ष एक बड़ी समस्या है, भारत सरकार के विभिन्न विभाग में 1500 पोस्ट खाली है। अब बताइए क्या करना चाहिए भाई सरकार को, यूपीएससी को पोस्ट बढ़ा देना चाहिए, 1 साल में 1500 नियुक्तियां कर लेना चाहिए तो हम लोग का सिलेक्शन श्योर हो जाता। ठीक है, फिर आगे करे मत करे, इस बात को समझिएगा कि क्या है, अधिकारियों की कमी है। लेकिन आप देखेंगे यूपीएससी क्या कर रहा है, प्रतिवर्ष नौकरियों की संख्या घटाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब चौथी बात, नवाचार। ये जब लोग आएंगे पार्श्व प्रवेश से लेटरल एंट्री से, तो ये कुछ ना कुछ नवाचार ले आएंगे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे एमएसएमई के लिए किसी एमएसएमई के उद्योग के सदस्य को अगर नियुक्ति दी जाए जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे, तो वाकई में समझ पाएगा कि यार एमएसएमई में वो काम करता था, उसको ये प्रॉब्लम होती थी और काम कर पाएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट बताए, 1-2 पॉइंट आप अपने मन से भी सोचें, उसको भी लिखें। ठीक है, अब विपक्ष में तर्क क्या होगा कि पार्श्व प्रवेश क्यों नहीं देना चाहिए या किस तरह से ये चुनौतियों को बढ़ा देगा, सिविल सेवा की जो वर्तमान चुनौतियों को किस तरह से बढ़ा देगा। तो पहली बात, राजनीतिक तटस्थता इनका बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए वर्तमान में जो सिविल सेवक हैं उनकी राजनीतिक तटस्थता मतलब बहुत अच्छी है। आप देखेंगे जनरली सिविल सेवक जो भी हैं वो राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं। लेकिन जब ये लोग आएंगे तो मान लीजिए अब नियुक्ति अभी वर्तमान में मोदी सरकार कर रही है तो मोदी सरकार के पक्ष में काम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इनकी 3 से 5 साल तक की तो नियुक्ति होगी। देखिए दूसरा पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं, पहला पॉइंट मैंने बता दिया राजनीतिक तटस्थता। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये समझिएगा इनकी नियुक्ति 3 से 5 साल तक ही होगी। अब मान लीजिए इस 5 साल में जो भी काम करें उसकी जवाबदेही कैसे होगी। भाई 5 साल में तो ये डिपार्टमेंट छोड़ के चले गए, अपने फील्ड में वापस चले गए, तो इन्होंने मान लीजिए कुछ काम किया और गलत कर दिया, कुछ भ्रष्टाचार कर दिया, इनकी आप जवाबदेही कैसे ठहराएंगे, ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है। तो दूसरा पॉइंट आप इसको लिख दें। तीसरा पॉइंट, ये कार्य संस्कृति को तीसरा पॉइंट कर दें। कार्य संस्कृति क्या होगी, आप ये समझिए वर्तमान में सिविल सेवक है, उसको पता है कि यार ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट उसको मिलनी थी। ठीक है, अब एक तीसरा बंदा जो कि लेटरल एंट्री से आ गया, इसकी पोस्ट ले लिया। अब ये दोनों क्या करेंगे, कार्य संस्कृति खराब करेंगे कि नहीं। ये सोचेगा यार मेरी जगह तुम कैसे ले लिए, तो कहेगा चलो अब तुमको हम काम ही नहीं करने देंगे। ठीक है, परेशान करने बैठ जाएगा, ये इसको परेशान करेगा। तो कार्य संस्कृति को सुनिश्चित करना, मतलब आपको यही एग्जैक्टली नहीं लिखना है, अपने शब्दों में इसको लिखना है आपको। मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कार्य संस्कृति को सुनिश्चित करना दूसरा एक बड़ी चुनौती आ जाएगी। हित संघर्ष क्या भाई, जो इंसान आ रहा है, मान लीजिए एमएसएमई सेक्टर का कोई इंसान, आप उसको लेटरल एंट्री से बना दे रहे हैं क्या, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपने ये बना दिया। अब वो सोचेगा कि यार ऐसा है, इस सेक्टर के पक्ष में ही काम करो, सारा काम इसी सेक्टर के पक्ष में काम करो, मतलब
वह वस्तुनिष्ठ निर्णय नहीं लेगा, कहेगा यार देखो 3 से 5 साल बाद हमको वापिस इसी सेक्टर में जाना है, तो क्यों ना ऐसा काम कर दें कि अपने सेक्टर को हम फायदा पहुंचा दें और 5 साल बाद यही इंडिया में ग्रोथ करे। इस बात को समझिएगा। और चौथा, आरक्षण व्यवस्था। ये एक बड़ी चुनौती होगी कि आप जब इस तरह से लेटरल एंट्री देंगे तो आरक्षण व्यवस्था की सुनिश्चित कैसे करेंगे। इसके अलावा कुछ चुनौतियां और हैं, आप उसको भी समझें, खुद से नोट करें, इस टॉपिक्स के बारे में और पढ़ें, ठीक है। सर्च मारते रहें, हमेशा पढ़ते रहें। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादातर आप गूगल बाबा को यूज करें यार। सीधे सर्च कर दो गूगल पे कि जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट इन सिविल सर्विसेज और पढ़ लो उस टॉपिक को, ठीक है। ये आपका टॉपिक एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफी पसंद आ रहे होंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को भी आप अवश्य चर्चा करें। साथ ही इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।